डेवलप्ड नेशन 65% करते हैं, डेवलपिंग नेशन 35% करते हैं। मुट्ठी भर लोग दुनिया की आधी आबादी से कई ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं। मतलब कि जो टॉप 1% लोग हैं वो 4 बिलियन लोगों से ज़्यादा कार्बन इमिशन करते हैं। तो 1% जो लोग हैं वो 5000 से 8000 टन कार्बन इमिशन हर साल करते हैं। एक अमेरिकन 7 से 8 इंडियंस के बराबर हर साल कार्बन इमिट करता है। जिम्मेदारी गरीब जनता आम लोगों के ऊपर डाल दी जाती है कि तुम लोग गाड़ी मत चलाओ, तुम लोग एसी मत चलाओ, तुम लोग फ्रिज मत चलाओ। इतना खाना चाहिए, अभी से लगभग डबल एग्रीकल्चर चाहिए। तो 10 से 15% गेहूं की कमी हो जाती है, चावल की 10% कमी हो जाती है। वो बारिश ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करेगी, तबाही हो जाएगी इस रीजन में। और वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। एक टाइम पर जो आज सहारा डेजर्ट है, एक टाइम पे वो बहुत हरी भरी जगह थी। 66.5 डिग्री तक शायद वो स्लैंटिंग रेस जाती है, उसके नीचे जाती नहीं है। तो सूरज है वो साउथ की तरफ है, अब वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहा है, रेडिएशन को वापस भेजती है, वो लॉन्ग वेव में वापस जाती है। मतलब कि 1.54 डिग्री टेम्परेचर और 1.5 डिग्री टेम्परेचर एवरेज बढ़ चुका है कि 2500 बिलियन टन कार्बन हमारी इस एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप है। अर्थ का इनिशियल टेम्परेचर कहा जाता है लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और 37 बिलियन टन कार्बन इमिशन पर ईयर होता है, जो कि पहले 0 बिलियन टन पे था। अर्थ में बर्फ की चादर थी, इतना टेम्परेचर कम हो चुका था। तो देखो, नेचर का विध्वंस नहीं होता है, वो अपने आप को किसी ना किसी दूसरे तरीके में ढाल के फिर से जिंदा हो जाती है। नेचर अपनी उस रेस को हटा देती है, अपने से अलग कर देती है, कोई नई रेस आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारे आसपास जो हरियाली है, जो तुम्हारे आसपास ये पेड़ पौधे हैं, जो ये आसमान है, जो ये पानी है, जो ये धरती है, इसे तुम देख लो, इसका थोड़ा स्वाद ले लो और अपनी ज़िंदगी को भी आखिरी बार जी लो। ये जो फैक्ट फिगर है, इनकी बातें हम करेंगे, बताएंगे कैसे कि अब हम अपने अंत की तरफ खड़े हैं। लेकिन उससे पहले ये जो धरती है, इसे जी भर के देख लो, इसे जी भर के जी लो, अपनी ज़िंदगी को जी लो। इन पक्षियों की आवाज़ सुन लो, क्योंकि ये तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेंगी और तुम भी तुम्हें कभी नहीं मिलोगे। उसके पीछे की वजह है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक थोड़ी 4.5 बिलियन की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि इस धरती की है, कि ये धरती कैसे बनी थी और इस धरती पे कैसे ये जीवन आया। लेकिन आज केवल 100 सालों में, और हम इंसानों की वजह से, हमारी ही वजह से हम अपने अंत की तरफ खड़े हैं। ना केवल अपने अंत की तरफ, बल्कि इस धरती को भी ख़त्म करने की कगार पे हम खड़े हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि पूरे फैक्ट फिगर डेटा के साथ में। जैसे कि आप चाहो तो गूगल पे जाके कई रिपोर्ट्स पढ़ के, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ के आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये कहानी की शुरुआत लगभग ऐसा माना जाता है कि 4.5 बिलियन साल पहले हुई। 14.5 बिलियन साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड बना था। उसमें से फिर 4.5 बिलियन हमारी इस धरती का इतिहास है। वो ये बताता है कि किस तरीके से नेबुला था, मतलब कि बहुत बड़ा एक डस्ट का गोला था, उसमें ये धरती फिर बनी। ऐसे बहुत सारे डस्ट के गोले बने जिन्हें कि आज हम प्लेनेट बोलते हैं। लेकिन उनमें टेम्परेचर था केवल, मतलब एक नदी बहती थी जो कि आग की नदी होती थी। अर्थ का इनिशियल टेम्परेचर कहा जाता है लगभग 8000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। और आज भी जो अर्थ की इनर कोर है, उसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री के आसपास है, जो कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर है। उतना टेम्परेचर अर्थ के इनर कोर के अंदर है। तो ये कहानी में होता क्या कि आग की एक नदी थी, जैसे जैसे वो थोड़ी ठंडी होती गई तो उसकी जो ऊपर की लेयर थी वो थोड़ी ठोस होने लगी, जिसे कि आज हम ये धरती बोलते हैं, जो ये धरती हमें दिखाई दे रही है। अब इसके ठोस होने की वजह ये थी कि थोड़ा टेम्परेचर कम हो रहा था। लेकिन जब ये ठोस हो रही थी नीचे, क्योंकि अभी भी एक ऐसी नदी थी जिसमें कि आग बहुत ज़्यादा थी, गर्मी थी, तो वहाँ पर कुछ गैसेस बनने लगीं। अब गैस ऊपर तो निकल नहीं पा रही थी क्योंकि ऊपर सब ठोस हो चुका था, जिससे कि वो उस सतह को फाड़ के बाहर निकलने लगे, जिसे कि हम वॉल्केनो बोलते हैं, ज्वालामुखी। उनसे कई गैसेस निकले, जिससे कि ये जो हम एटमॉस्फेयर देख रहे हैं उसका क्रिएशन होता है। अब वही जो गैसेस निकली, उन्हीं की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वो गैसेस आपस में इस तरीके से मिल गई। वो डिसऑर्डर भी हो सकता है और वो एक ऑर्डर भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसी कंडीशन बनी जिससे कि थोड़े थोड़े वेपर, मॉइस्चराइज़र पनपने लगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि अर्थ में धीरे धीरे बारिश होने लगी। अब जो बारिश हुई उसने और ज़्यादा ऊपर की सतह को ठंडा करा, जिससे कि लैंड मास और ठोस बना। बहुत बड़ा एक लैंड मास बन गया और लैंड मास का जो नीचे का एरिया था वहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बर्फ़ का बहुत बड़ा गोला, कॉमेट, अर्थ से आकर टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हुआ। और जब अर्थ का टेम्परेचर कुछ 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ तो यहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में पानी था। एक टाइम तो अर्थ में वो भी आ गया था
जब केवल और केवल पूरी अर्थ में बर्फ़ की चादर थी, इतना टेम्परेचर कम हो चुका था। लगभग ये आखिरी जो आइस एज है वो 12,000 साल पहले मानी जाती है कि थी। लेकिन हुआ क्या कि एक टाइम पर वो था कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर वो ठंडा हुआ, वो तो कहानी हमें पता है। लेकिन अर्थ का टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया था कि शायद ज़िंदगी का रहना मुश्किल हो रहा था। तब अर्थ ने एक और चीज़ करी अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। उसने एक कंसेप्ट बनाया जैसे कि आज हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एक चादर सी बनी है जो कि सोलर रेडिएशन को ज़्यादा बाहर जाने नहीं देती है। वो थोड़ी बहुत रेडिएशन को, हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें थोड़ी बहुत गर्मी रह जाती है और फिर ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सस्टेन कर लेते हैं और हमारा एग्रीकल्चर भी हो जाता है। अर्थ ने ये मैकेनिज़्म खुद से डेवलप करा था और ऐसा आखिरी बार लगभग 12,500 साल 11,000 साल पहले हुआ था। अब ये पूरी कहानी थी कि अर्थ किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करी और किस तरीके से अर्थ ऐसी बनी। लेकिन 4.5 बिलियन का जो इतिहास अर्थ का है उसमें उसने अपने आप को सस्टेन रखा। केवल 100 साल का इतिहास जो कि इंसानों का है, उसमें अर्थ की ऐसी हालत हो चुकी है कि अब अर्थ अपने विध्वंस के कगार पे खड़ी है। और देखो, नेचर का विध्वंस नहीं होता है, वो अपने आप को किसी ना किसी दूसरे तरीके में ढाल के फिर से ज़िंदा हो जाती है। केवल और केवल जो अंत है वो नेचर के एक पार्ट का होता है, एक रेस का होता है। जैसे कि एक समय पर डायनासोर का हुआ था, अब इस समय पर इंसान है, तो इंसानों का भी हो सकता है। तो केवल नेचर अपनी उस रेस को हटा देती है, अपने से अलग कर देती है, कोई नई रेस आ जाती है। नेचर वैसी ही चलती रहती है। यहाँ पे पतन हमारा हो सकता है और उसकी वजह अभी बताता हूँ। प्री इंडस्ट्रियल टाइम मतलब कि वो एक टाइम पीरियड था जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। लेकिन 1750 के आसपास यूरोप में कुछ ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़ पनपने लगती हैं, जहाँ पर हैवी कोल्स का यूज़ करा जाता है और ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगती हैं जिससे कि कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। अब जब ऐसी इंडस्ट्रीज सेटल होना शुरू हुई, पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि लगाओ इंडस्ट्री, रुपया कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, वही तो एक मोटिव है ज़िंदगी का। तो जब ये कहानी, ये सिलसिला शुरू हुआ, तब कोई ज़्यादा परवाह करी नहीं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो अर्थ का 1 बिलियन टन्स में हम कार्बन निकालते कि कितना कार्बन एमिशन होता होगा पर ईयर, तो वो था 0.2 के आसपास, 0.2 के आसपास। उस टाइम पर जो बेसलाइन टेम्परेचर था वो 13.7 डिग्री से 13.9 डिग्री सेल्सियस का था। ये बात 1850 और 1900 के बीच की मैं कर रहा हूँ। जो CO2 था उसे पर पार्ट्स में काउंट करा जाता है, ppm करके, वो था 280 के करीब। ग्लोबल वार्मिंग वो थी 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब वही कहानी 2023-24 की सुनो। टेम्परेचर जो बढ़ के हो चुका है 14.8 और 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज, मतलब कि 1.54 डिग्री टेम्परेचर और 1.5 डिग्री टेम्परेचर एवरेज बढ़ चुका है। इससे क्या इम्पैक्ट होता है वो सब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। और 37 बिलियन टन कार्बन इमिशन पर ईयर होता है, जो कि पहले 0 बिलियन टन्स पे था। और कार्बन जो ppm में अगर हम देखें तो वो हो चुका है 420 से 422, जो कि डायरेक्ट 50% की जंप है। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर अभी तक जो कार्बन का कंसंट्रेशन अर्थ में हुआ है वो 2500 बिलियन टन हुआ है। यानी कि 2500 बिलियन टन कार्बन हमारी इस एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप है, जो कि ग्रीन हाउस का मेन कंपोनेंट है। ग्रीन हाउस गैस देखो सिंपल क्या है, जैसे ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर एक चादर डाल दी है। अब वो चादर क्या कर रही है कि अर्थ से जो रेडिएशन बाहर जा रही है, चलो ये कंसेप्ट भी बताता हूँ। सोलर जो रेडिएशन है वो अर्थ में आती है, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। अर्थ में आई, अर्थ को थोड़ी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने आप को चलाने के लिए। जैसे हम खाना चलाते हैं, खाना खाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी चलती है, ऐसे ही अर्थ को ज़रूरत है टेम्परेचर की। सोलर रेडिएशन से टेम्परेचर मिल जाती है, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है। और बाकी का अर्थ क्या करती है, जो उस पर एक्स्ट्रा हीट बच जाती है उसे एटमॉस्फेयर में वापस से रिलीज़ कर देती है, मतलब कि अर्थ के बाहर भेज देती है। लेकिन हुआ क्या, जब ये ब्लैंकेट है तो जो अर्थ रेडिएशन को वापस भेजती है वो लॉन्ग वेव में वापस जाती है, मतलब बड़ी वेव बनकर वापस जाती है। छोटी वेव अंदर तो घुस आती है लेकिन बड़ी वेव बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो जो टेम्परेचर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही एक उसके अंदर बंद हो जाता है। अब जब टेम्परेचर, मानो कि एक डिब्बी है, उसके अंदर ज़्यादा हीट बंद हो चुकी है, कैप्चर हो चुकी है, हीट बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उस डिब्बी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक वैसा ही कंसेप्ट ये भी है। गैस के ऊपर कोई बर्तन रखा,
उसमें पानी आने डाल के उबाला, उसके ऊपर कुछ ढक दिया। अब जब वो हीट बाहर नहीं निकल पा रही है तो बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी हो जाती है। अब कोई चीज़ पकानी हो तो लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर ऊपर की चीज़ हटा दो तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। वही कंसेप्ट है, अर्थ की जो ब्लैंकेट है वो बहुत मोटी होती जा रही है। वो मोटी कैसे हो रही है? वही ब्लैंकेट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो इस वजह से मोटी हो रही है कि ग्रीन हाउस की कुछ गैसेस होती है। मेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब जितनी ऐसी गैसेस बढ़ेंगी जो कि ग्रीन हाउस गैस है, उतनी ज़्यादा वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब वो जो चादर है वो मोटी होती जाएगी। जितनी वो मोटी होती जाएगी, मतलब कि टेम्परेचर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही कैप्चर होता रहेगा, जिससे कि अर्थ का ऑल ओवर जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। अब अर्थ का टेम्परेचर क्या करता है वो समझो। हमारी दुनिया में जो भी कंसेप्ट है ना, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर का बहुत तगड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। देखो, एक टाइम ऐसा होता है कि जब गर्मी होने लगती है, एक टाइम पर सर्दी होने लगती है। ये पूरा खेल सूरज के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ की अपनी एक एक्सिस है, हिंदी में धुरी बोलते हैं, जिस पर अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों करती है। रोटेशन मतलब एक जगह पर घूमना पूरा, जिससे कि दिन और रात होते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पूरे सूरज का चक्कर लगा देना, जिससे कि साल और मौसम होते हैं। मतलब जब एक चक्कर पूरा खत्म हुआ तो एक साल हो गया, और वही कुछ 3-4 महीने में जब वो बदलती रहती है अपने ही एक्सिस पर, तो उसका मतलब मौसम में परिवर्तन आते हैं। मौसम में परिवर्तन कैसे आते हैं देखो बताता हूँ। अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे ऐसे कुछ टिल्टेड है, जिससे कि क्या होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, और नीचे शायद मकर रेखा ऐसे कुछ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बीच में इक्वेटर होता है। ये सब कोई 22-23 डिग्री पर है, मैं एग्जैक्टली भूल चुका हूँ। तो वो उतने पर लाइन है। उसका मतलब ये होता है कि जो अर्थ है ना, वो उतने 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर नहीं जाता और 23.5 डिग्री साउथ के नीचे नहीं जाता है। अब इसका इम्पैक्ट आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। इंडिया में लगभग जैसे अभी जनवरी चल रही है तो सर्दी का टाइम पीरियड है। मतलब कि अभी क्या हो रहा है, जो सूरज है वो साउथ की तरफ है, अब वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर रहा है। अप्रैल तक ये जो सूरज है वो ऊपर आ जाएगा, नॉर्थ तक आ जाएगा, जिससे कि उसकी डायरेक्ट रेस इंडिया पर पड़ेंगी। और वही मई जून में बहुत गर्मी होने लगती है, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की रेस हमारे ऊपर आ रही होती है। लेकिन जब सर्दी स्टार्ट हो रही होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो सूरज है अब वो साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि सूरज मूव नहीं करता है, हमारी अर्थ मूव करती है। तो लेकिन सूरज साउथ की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमारा जो ये एरिया है, नॉर्थ का जो पार्ट है, वहाँ सर्दी पड़ने लगती है। अब देखोगे जब 0 डिग्री के आसपास सूरज रहता है, या फिर वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे भी चला जाए, साउथ पे भी चला जाए, 23.5 डिग्री के ऊपर जितने भी देश हैं, नॉर्थ में तुम देखो रसिया है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पूरे साल भर कभी भी सूरज के डायरेक्ट रेस जाती नहीं है। इसीलिए जो नॉर्थ पोल है, जैसे कि आर्टिक रीजन है, वो बहुत ठंडा है, बर्फ़ का है पूरा। और नीचे जो अंटार्कटिका का जो रीजन है वो भी पूरा बर्फ़ का है, क्योंकि साउथ में भी 23.5 डिग्री तक सूरज की रेस डायरेक्ट जाती हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री तक शायद वो स्लैंटिंग रेस जाती हैं, उसके नीचे जाती नहीं है, जिसकी वजह से उस एरिया में ठंडक बहुत ज़्यादा है। अब होता क्या है कि ये सूरज की वजह से जो भी टेम्परेचर होता है, उससे ही पूरी दुनिया की जो विंड है, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये चलती हैं, और यही बारिश भी करवाती हैं। मानसून जो इंडिया में होता है ना, सदर्न वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज की वजह से ये सब होता है। तो वो क्या करते हैं अपने साथ, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पर्सिपिटेशन हुआ, एवापोरेशन हुआ, पहले एवापोरेशन होता है फिर पर्सिपिटेशन होता है। तो विंड जाकर पहले थोड़ा मॉइस्चर, जब भी वो समुद्र के ऊपर से जाती है, मॉइस्चर को कैप्चर करते हैं और जाकर लैंड मास के ऊपर, क्योंकि वहाँ वो ठंडी हो जाती है, कंडेंस होती है, तो पर्सिपिटेशन होने लगता है, ज़मीन पे बारिश होती है। ये कंसेप्ट होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो टेम्परेट बेल्ट्स होती हैं, रीजन होते हैं, उनमें वेरिएशन आ जाते हैं। तो ये जो विंड का कंसेप्ट है ना, ये पूरा बदल जाता है। एक टाइम पर जो आज सहारा डेजर्ट है, एक टाइम पे वो बहुत हरी भरी जगह थी, इतनी हरी भरी थी कि अमेजोन बेसिन जो है, अमेजोन का जो जंगल है, उससे ज़्यादा वेराइटीज़ के फ्लोरा फौना वहाँ पर थे। लेकिन केवल वो जो बेल्ट में, रीजन में शिफ्ट आया, टेम्परेचर की वजह से जो विंड में शिफ्ट आया, उसकी वजह से आज सहारा एक रेगिस्तान बन चुका है। और यही आने वाले टाइम में इंडिया के साथ भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे कि ये जो बेल्ट है, विंड है, वो सब पैटर्न बदल जाएगा। और इससे सबसे बड़ा खतरा क्या होगा, कहीं पर लोग सूखे से मरेंगे, पानी बिल्कुल नहीं होगा, हर जगह केवल लू चलेगी, जिससे कि इरोजनल और वर्क होंगे, वेदरिंग ये सब बहुत ज़्यादा होंगी, लैंडफॉर्म पूरे बदल जाएंगे हमारे।
पानी पीने के लिए नहीं होगा, और कुछ जगह पर ऐसा होगा कि इतनी बारिश होगी कि वो जगह पूरी बाढ़ में डूब जाएंगी। अब टेम्परेचर जब बढ़ता है, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को तुम धूप में रख दो, बहुत जल्दी पिघल जाती है। ऐसे ही जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर जल्दी पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से जो रिवर ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती हैं, जैसे कि हमारी गंगा रिवर, तो इनमें बाढ़ आएगी। इसके आसपास का जो पूरा रीजन है, जो कि एग्रीकल्चर के रूप से भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, सब पानी में बह जाओगे। कुछ एग्रीकल्चर नहीं बचेगा। इनके ही आसपास, नदियों के आसपास पॉपुलेशन बहुत होती है, वो सब खत्म। और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि पूरी ही तबाही हो जाएगी इस रीजन में। और वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में। समुद्र में मिल जाएगा पानी, तो पीने लायक वाटर नहीं होगा। और फिर जब वो ग्लेशियर पूरे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो जो एरिया है जहाँ पर आज गंगा बह रही है और ऐसी बहुत सी रिवर हैं वो बह रही हैं, वो केवल और केवल एक ड्रेन बेसिन बचेगा और कुछ नहीं। मतलब कि एक ऐसा बेड होगा जहाँ पे रिवर की तरीके से डिज़ाइन तो होगी पर पानी नहीं होगा। ये हालात हो जाएंगे। और क्योंकि समुद्र का जो सी लेवल है वो राइज होगा, वाटर बढ़ जाएगा समुद्र के अंदर, जिसकी वजह से ये जो लैंड मास है ये डूबने लगेगा। इंसान हर तरफ से मरेगा। अब ये सारी बातें तो सभी बताते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्राउंड वाटर जो हमारा है, जैसे कि अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि बढ़ चुका है, जिसकी वजह से 10 से 20 डिग्री ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आ जाती है। और अगर वही 2 डिग्री तक बढ़ जाता है तो उसमें लगभग 20 से 25% तक ग्राउंड वाटर में कमी आ जाती है। 2 डिग्री तक बढ़ जाता है तो उसमें लगभग 20 से 25% तक ग्राउंड वाटर में कमी आ जाती है, जिससे कि लगभग इतनी ही जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया की अफेक्ट होती है। अब ग्राउंड वाटर में कमी कैसे आती है? क्योंकि देखो, अब क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, एवापोरेशन बहुत होगी, बारिश भी बहुत कहीं होगी, कहीं पर बारिश होगी, लेकिन वो बारिश ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करेगी। क्योंकि रिचार्ज करने के लिए एक टाइम पीरियड का होना ज़रूरी है। बारिश हुई, नीचे ज़मीन पे आई, फिर धीरे धीरे पानी नीचे गया, तो ग्राउंड टेबल जो है वो रिचार्ज हो जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन की जो रेट होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर नीचे, वो पानी नीचे तक पहुँचे उससे पहले एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो तुम्हारा ग्राउंड वाटर है वो कभी रिचार्ज हो ही नहीं पाएगा, पानी की कमी बनी रहेगी। और पानी में सैलिनिटी, नमक बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एवापोरेशन बहुत फास्ट हो रहा है और समुद्र का ही पूरा पानी आ रहा है। वो पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं होगा। अब पानी के साथ कुछ खाने की भी बात कर लेते हैं। जो गेहूँ है, अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो गेहूँ 6% कम हो जाता है, राइस 4% कम हो जाता है, मेज़ 7%, सोयाबीन 3%। और अगर 2% टेम्परेचर बढ़ जाता है तो 10 से 15% गेहूं की कमी हो जाती है, चावल की 10% कमी हो जाती है, मेज़ की 12.5 से 18% तक की कमी हो जाती है। मतलब कि 2070 तक हमें इतना खाना चाहिए, अभी से लगभग डबल एग्रीकल्चर चाहिए उस समय की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। लेकिन अगर ये टेम्परेचर इतने बढ़ रहे हैं तो उससे एग्रीकल्चर गिर और जाएगा, जिससे कि लड़ाई पानी के लिए होंगी, युद्ध होंगे, खाने के लिए होंगे। लेकिन इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिम्मेदारी गरीब जनता, आम लोगों के ऊपर डाल दी जाती है कि तुम लोग गाड़ी मत चलाओ, तुम लोग एसी मत चलाओ, तुम लोग फ्रिज मत चलाओ। सच में क्या? अब थोड़ा डाटा सुनो। एक अमेरिकन 7 से 8 इंडियंस के बराबर हर साल कार्बन इमिट करता है। एक अमेरिकन 14 से 15 टन कार्बन इमिशन करता है हर साल, और इंडिया में केवल वो एक आदमी 2 टन के आसपास कुछ करता है। और एक जो बिलियनियर है वो एवरेज 2500 से 3000 पर ईयर टन कार्बन इमिशन करता है। टॉप 1% जो लोग हैं वो 5000 से 8000 टन कार्बन इमिशन हर साल करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में वो 10,000 से ऊपर चला जाता है। टॉप 1% जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिलियनियर्स हैं वो दुनिया का 16% कार्बन ग्लोबल इमिशन करते हैं। और वही जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, बॉटम 50% पॉपुलेशन जो कि 4 बिलियन की जो आबादी है, वो केवल 12% कार्बन इमिशन करती है। मतलब कि जो टॉप 1% लोग हैं वो 4 बिलियन लोगों से ज़्यादा कार्बन इमिशन करते हैं, वो भी 4% ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोग दुनिया की आधी आबादी से कई ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं। अब कुछ कंट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल जो इमिशन होता है उसमें डेवलप्ड नेशन का अभी का जो योगदान है वो 40% है और डेवलपिंग का 60% है। लेकिन अगर हिस्ट्रिकल नंबर हम देखते हैं अभी तक के, डेवलप्ड 60% कंट्रीब्यूट करते हैं CO2 इमिशन में और डेवलपिंग 40%। ग्लोबल वार्मिंग में डेवलप्ड नेशन 65% करते हैं, डेवलपिंग नेशन 35% करते हैं। और ये जो जितनी भी कॉप समिट वगैरह होती हैं वहाँ पर ये लोग जो भी एजेंडा पता क्या बनाते हैं कि डेवलपिंग नेशन को थोड़े बहुत रुपए दे दो, उनके यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करो जिससे कि हमारे देश में कम कार्बन इमिशन होगा, वहाँ पर ज़्यादा कार्बन इमिशन होगा, वो उन्हें डेवलप होने की ज़रूरत है ना, थोड़े बहुत रुपए दे दो, चिल्लर दे दो। लेकिन जब मरने की बारी आएगी ना, सब मरोगे। हालांकि यह है कि गरीब पहले मरेगा, घुट घुट कर मरेगा, अमीर बाद में मर जाएगा।
कुछ अमीर होंगे जो बच भी जाएंगे, जो टॉप 1% इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बच भी जाएंगे। अभी केवल इंडिया की बात करो, दिल्ली के हालात क्या है, AQI कितना है, मतलब कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल 25 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और वाटर पॉल्यूशन की वजह से लगभग 10 से 15 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। अभी 14 लोग कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से मर जाते हैं। ये रियलिटी है और ये आगे आने वाले टाइम पे इतनी भीषण हो जाएगी कि इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। केवल सोशल मीडिया का यूज़ अपने लिए रुपए कमाने के लिए, व्यूज़ के लिए ना करें। ऐसी जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, प्रमोट करो, आगे ले जाओ। और केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि मैं ये चीज़ करना बंद कर दूँ, मैं ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना कम कर दूँ, मैं व्हीकल्स का यूज़ कम करना कर दूँ। उनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कार्बन इमिशन तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते हो। कर तो वो रहे हैं जो अमीर लोग हैं या बड़े ताकतवर देश हैं। वेपन इंडस्ट्रीज कार्बन इमिशन करती हैं, हम नहीं करते हैं। हमारी इन छोटी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडस्ट्रीज कार्बन इमिशन करती हैं, तो ना इनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। हाँ, तुम्हें जो भी करना, तुम अपने खेत में जो भी कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन अगर अपने खेत में तुम जहर के पौधे उगा रहे हो जिसकी हवा से लोग आसपास के मरेंगे, तो मुझे अधिकार है कि मैं उन सारे जहर के पौधों को जला के ख़त्म कर दूँ। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेगा। अब उसका जो ये पूरी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, हम नहीं कर रहे, कुछ टॉप 1-2% लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी के ऊपर डायरेक्ट है। तो इसका विरोध हमें करना चाहिए और इन्हें हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम पे और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स पे पड़ेगा।